दोस्तों, हर कोई कहानी काल्पनिक नहीं होती। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको हमें मजबूरी में मानना पड़ जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको श्री बालाजी की शक्तियों के बारे में पता चलेगा। श्री बालाजी की शक्तियाँ आखिर क्या क्या कर सकती हैं, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम बबलू है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम सूरज है और छोटे बेटे का नाम शुभम है। मेरे दोनों बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बल्कि ये 8 साल से छोटे हैं। बड़े बेटे की उम्र लगभग 7.5 साल है और मेरा छोटा बेटा मात्र 5 साल का है। दोस्तों, आगे जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, हमारे घर में कुछ सालों से कलेश हो रहा था। रोजाना लड़ाई का माहौल बना रहता था। तनिक तनिक सी बातों पर लड़ाई का माहौल बन जाता था। ऐसे में पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। घर में भाई भाइयों में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। हम भाइयों में इस तरह से लड़ाई हुआ करती थी जैसे हम एक दूसरे को मार देंगे। ये रोजाना की बात हो चुकी थी। परिवार ने कई मौलवी और भूत प्रेत को देखने वाले लोगों को दिखाया, लेकिन सभी ने हमारे घर में भूतों के अखाड़े होने की बात कही। हम सब ने मिलकर निवारण करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओझा तांत्रिकों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। इसी कारण मैंने अपने घर को छोड़ दिया और मैं शहर में किराए का कमरा लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। शुरुआत में मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अपने दिन काटता रहा। घर में रहने से क्या पता था कि आगे चलकर क्या हो जाए। इसी वजह से मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर किराए के घर में रह रहा था। 1 साल बीतने के बाद मुझे बागेश्वर बालाजी महाराज के बारे में मोबाइल से पता चला और मैं उनकी हर एक वीडियो देखने लगा। मुझे बागेश्वर बालाजी सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका था। कुछ दिन के बाद सावन का महीना आने वाला था। सावन का महीना चल रहा था और शुरुआत में हमने सावन के महीने में श्री बालाजी महाराज का स्थान बना दिया था, जिसमें श्री राम दरबार की मूर्ति हमने पूजा घर में स्थापित कर दी थी। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इसलिए मेरे पूरे परिवार ने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सब त्याग दिया था। सावन के महीने हमने पूरे नियमों का पालन किया था। रोज सुबह शाम घर में हनुमान चालीसा का पाठ बजाना चालू कर दिया था। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ हम दिन में 5 से 7 बार सुना करते थे। ऐसे ही करके हमने सावन का पूरा महीना निकाल दिया और फिर साधारण तरीके से रहने लगी। मैं 8,000 रुपये की नौकरी कर रहा था। मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन 15 दिन के बाद चमत्कार हुआ और मेरी नौकरी 13,000 रुपये महीना लग गई। मेरी आर्थिक स्थिति अब ठीक ठाक चल रही थी। अब दीपावली का समय नज़दीक आने वाला था और मैं अच्छे से नौकरी कर रहा था। अब दीपावली आ चुकी थी और मेरी कंपनी की छुट्टियां भी पड़ चुकी थी। मेरा परिवार लगभग 1 साल से अपने घर नहीं गया था, इसलिए हमने सोचा कि अब की दीपावली अपने घर पर मनाएंगे। हमने ऐसा ही किया और दीपावली मनाने अपने घर निकल गए। दीपावली हमारी अच्छी भी थी। दीपावली होने के बाद हम अपने किराए के मकान में चले गए। दोस्तों, आप यकीन करना कि 2 दिन बीते ही थे कि मेरे सबसे छोटे बेटे को बिजली ने पकड़ लिया। मैं 2 मंजिल मकान में रह रहा था। वहाँ पर एक छज्जा था जहाँ पर मकान मालिक ने झालर टांग दी थी। उसी के नज़दीक लगभग 3 मीटर पर 33,000 वोल्टेज की बिजली की तारें जा रही थी। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहीं पर मेरा छोटा बेटा खेल रहा था। बच्चे खेलते खेलते झालर को हिलाने लगे। बच्चों ने झालर को इतना हिला दिया कि झालर का एक तार 33,000 के तार पर टकरा गया। इस फाल्ट से मेरे बेटे के कपड़ों में आग लग गई। मेरा बेटा बुरी तरह से झुलस चुका था, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि मैं घर पर मौजूद नहीं था। मैं घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे पास फ़ोन पहुंचा और मुझे इस घटना की खबर लगी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मेरे मन में उस समय सिर्फ बागेश्वर बालाजी का नाम याद आया था। मैंने सन्यासी बाबा को मन में उस समय याद किया था। मैंने घर जाकर देखा तो बच्चा बहुत ज़्यादा झुलस चुका था। मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। मैंने मोटरसाइकिल मंगाई और अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल लेकर चला गया। मेरे पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था। मेरी जेब में एकदम से खाली थी और मुझे सैलरी 15 दिन के बाद मिलनी थी। सरकारी अस्पताल में मेरे रिश्तेदार आ गए थे। उन्होंने कुछ पैसा मुझे दे दिया था। बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से सरकारी अस्पताल वालों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा बच्चा ज़्यादा गंभीर है, इसलिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, बच्चे को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वह सरकारी अस्पताल कोई छोटा नहीं था, बल्कि एक अच्छा खासा हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल से बच्चे को मेरठ को रेफर कर दिया गया। मेरठ पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे। मैंने अपने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया।
लेकिन 2 घंटे के बाद मेरठ हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया और उन्होंने दिल्ली को रेफ़र कर दिया। करीब 10:30 बजे हम अपने बच्चे को लेकर दिल्ली को रवाना हुए थे। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते हमें रात का 2:30 बज चुका था। हमने अपने बच्चे को सफदरगंज हॉस्पिटल में दिखाया और उसका पर्चा बनवाया। पर्चा लेकर हम जब बर्न एंड सर्जरी डिपार्टमेंट में गए और डॉक्टर को ये पर्चा दिखाया, लेकिन उससे पहले उस डॉक्टर ने हमसे मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी बेड खाली नहीं है, इसलिए हम आपके बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते। रात के करीब 2:45 बज चुके थे। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा लड़का था, मतलब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। उस समय अक्टूबर का महीना चल रहा था और ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम जल्दबाजी में बहुत ही कम कपड़ा लेकर आए थे क्योंकि हमें अपने बेटे की परवाह ज़्यादा थी। डॉक्टर के ना करने के बाद हमारा मनोबल एकदम से टूट सा गया था। हम सोचने लगे थे कि आगे क्या होगा। हमारी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। रात के 3 बज चुके थे। हम एक जगह पर बैठकर रो रहे थे। मेरे बेटे की हालत ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड हमें रास्ते में मिला। उसने हमें बताया कि आप अपने बच्चे को एम्स हॉस्पिटल में लेकर चले जाइए, वहाँ पर आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। मैंने अपने बेटे को गोदी में उठाया और अपने परिवार के साथ पैदल चलने लगा। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंच गए। उस समय सुबह के 3:30 बज चुके थे। मुझे डर लग रहा था, इन्होंने मेरे बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस हॉस्पिटल ने मेरे बच्चे को भर्ती कर लिया और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। बच्चा 48 घंटे तक आईसीयू में रहा। उसकी सर्जरी कर दी गई थी। बच्चा 5-6 दिन के बाद बात करने लगा था। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं एक कमरा सोने के लिए ले सकूं। मैंने अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल में रहकर रातें काटी थी। बच्चा 10 दिन के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मैं डॉक्टर से कह रहा था कि मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिए, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। जिस दिन बच्चे का डिस्चार्ज हुआ वह मंगल का दिन था। मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मैं बच्चे को लेकर अपने किराए के मकान में आ गया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर सफदरगंज में बच्चा भर्ती होता तो मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ बाहर रहता, क्योंकि पेशेंट के साथ सिर्फ एक आदमी ही रह सकता था। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे तो हमारी तबीयत भी खराब हो सकती थी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उससे अच्छा ही हुआ। दोस्तों जिस दिन मेरे बच्चे को चोट लगी थी उस दिन शनिवार का दिन था और दोपहर का समय था। दोस्तों हमने इसकी जानकारी एक साधु से ली तो उन्होंने बताया कि किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा ऐसा हुआ है। फिलहाल दोस्तों बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों आपने इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि हमारे पास इसका पिछला पार्ट भी है, जो शनिवार के दिन हमारे परिवार की कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय बागेश्वर सरकार ज़रूर लिखें। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।